यूनिवर्स की बेहिसाब दूरियों और इसके कभी न खत्म होने वाले समय ने हमें हमेशा से अपनी तरफ खींचा है। आखिर ये कहां तक फैला है? इसका अंत कहां होता है? और उन तारों और गैलेक्सियों के झुंड के पार क्या है जो हमें टेलीस्कोप की नजर से दूर दूर तक दिखाई देते हैं? अब इन सवालों के जवाब मिलने लगे हैं, कुछ हैरान कर देने वाली नई खोजों और ऐसी टेक्नोलॉजी की मदद से जो हमें न सिर्फ यूनिवर्स के दूर दराज कोनों में झांकने का मौका दे रही है, बल्कि छोटे से छोटे लेवल पर मैटर और एनर्जी के काम करने के तरीके को भी दिखा रही है। और कमाल की बात तो यह है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर की इस बेहद छोटी दुनिया की हमारी बढ़ती समझ अब हमें उन सदियों पुराने सवालों का जवाब पाने में मदद कर रही है। सवाल यह है कि यूनिवर्स आखिर कितना बड़ा है? हाउ लार्ज इज द यूनिवर्स? पुराने जमाने में ज्यादातर लोग तारों को एक ऐसा गोला मानते थे जो धरती को घेरे हुए है और इसे देवताओं का घर समझते थे। ग्रीक वो पहले लोग थे जिन्होंने आसमानी घटनाओं को देवताओं की मन मर्जी से नहीं बल्कि प्राकृतिक घटनाओं की तरह देखा, जिनकी जांच पड़ताल इंसान कर सकता है। आसमान पर नजर रखने वाले एक फिलोसोफर एनेक्सोगरस ने यह सुझाव दिया कि उल्का पिंड यानी टूटते तारे उन्हीं चीजों से बने हैं जो धरती पर मिलती हैं और मुमकिन है कि वो धरती से ही आए हों। इन्हीं शुरुआती खोजकर्ताओं ने आज के मॉडर्न साइंस की नींव रखी थी। लेकिन अगर वो आज के वैज्ञानिकों की खोजों को देखते तो हैरान रह जाते। जिन तारों और ग्रहों को कभी देवताओं का घर माना जाता था, आज उन्हें मैटर और एनर्जी के एक बहुत बड़े विशाल ढांचे का महज एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है जो अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला है। ये कितना दूर है इसका अंदाजा 1920 के दशक में लगना शुरू हुआ। कैलिफोर्निया के माउंट विल्सन पर लगे 100 इंच के हुकर टेलीस्कोप पर काम करते हुए वैज्ञानिक एडविन हबल ने अपने असिस्टेंट मिल्ट ह्यूमैसन के साथ मिलकर आसमान में दिखने वाले कुछ धुंधले धब्बों की रोशनी की जांच की, जिन्हें तब नेबुला कहा जाता था। उन्होंने दिखाया कि ये असल में हमारी गैलेक्सी से बहुत दूर मौजूद दूसरी गैलेक्सी है। हबल और ह्यूमैसन ने पाया कि उनमें से ज्यादातर गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, और उन्होंने जितनी दूर देखा ये चीजें उतनी ही तेजी से दूर जा रही थी। इसी बात को अब हबल्स लॉ के नाम से जाना जाता है, जो ये कहता है कि कभी एक ऐसा वक्त रहा होगा जब इन सभी गैलेक्सियों का मैटर एक ही जगह पर इकट्ठा था। वैज्ञानिकों को अपने बड़े बड़े टेलीस्कोप से जो कुछ भी दिखा वो सब एक ही शुरुआत से जुड़ा था, जिसे हम आज बिग बैंग कहते हैं। यूनिवर्स फैल सकता है, यह बात 1917 में ही एल्बर्ट आइंस्टाइन बता चुके थे। लेकिन खुद आइंस्टाइन को भी इस बात पर तब तक यकीन नहीं हुआ जब तक उन्होंने हबल और ह्यूमैसन के सबूत नहीं देख लिए। आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक गैलेक्सी इसलिए दूर जा सकती है क्योंकि स्पेस खुद ही फैल रहा है। तो जब किसी दूर के तारे से एक फोटॉन निकलता है तो वो एक ऐसे अंतरिक्ष से गुजरता है जो लगातार बड़ा होता जा रहा है। इससे हम तक पहुंचने की उसकी दूरी भी बढ़ जाती है। इसलिए बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स कितना बड़ा हो गया है ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये कितने समय से और किस रफ्तार से फैल रहा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स से मिले सटीक आंकड़ों के बाद अब ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यूनिवर्स 13.7 अरब साल पुराना है।
इतने समय में रोशनी की एक किरण 13.7 अरब लाइट ईयर्स यानी लगभग 1.3 क्वाड्रिलियन किलोमीटर का सफर तय कर लेती। लेकिन यूनिवर्स के फैलाव को ध्यान में रखें तो स्पेस हबल टेलीस्कोप से खोजी गई सबसे दूर की गैलेक्सी असल में हमसे हर दिशा में 46 अरब लाइट ईयर्स दूर है और एक दूसरे से लगभग 92 अरब लाइट ईयर्स दूर। तो क्या यही यूनिवर्स का साइज है? एक नई और हैरान करने वाली थियरी के मुताबिक ऐसा नहीं है। यह थियरी कहती है कि हमारा 92 अरब लाइट ईयर वाला यह हिस्सा पूरे यूनिवर्स के मुकाबले एक छोटा सा धब्बा है। यह थियरी इस खोज पर आधारित है कि स्पेस के वैक्यूम से लगातार एनर्जी निकलती रहती है मैटर और एंटी मैटर के रूप में, जो उल्टे चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं। 1980 के दशक में फिजिसिस्ट एलन गुथ ने बताया कि स्पेस के वैक्यूम में मौजूद एनर्जी फील्ड्स अचानक एक हाई एनर्जी स्टेट में चली गई, जिससे स्पेस और टाइम सचमुच इन्फ्लेट हो गए, यानी फूल गए। यूनिवर्स एक एटम के साइज से बढ़कर बहुत बड़े साइज का हो गया, वो भी बेहद कम समय में। गुथ के हिसाब से पूरा यूनिवर्स हमारे देखे जा सकने वाले यूनिवर्स से लगभग 10 अरब खरब गुना बड़ा हो गया होगा। यानी 10 के बाद 24 जीरो। दूसरे शब्दों में कहें तो पूरा यूनिवर्स हमारे देखे जा सकने वाले यूनिवर्स के मुकाबले उतना ही बड़ा है जितना बड़ा हमारा यूनिवर्स एक एटम के मुकाबले है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन की यह जबरदस्त घटना यूनिवर्स के इतने बड़े आकार और इसके एक जैसे होने की वजह बताती है। लेकिन इस थियरी को सही साबित होने के लिए यह भी बताना होगा कि यूनिवर्स ने वो सब कैसे बनाया जो आज हम देखते हैं। ये सारे तारे, गैलेक्सी और उनके झुंड, और आखिर में हम। अब वैज्ञानिक यूनिवर्स की शुरुआती घटनाओं को समझने के लिए एक तरह का छोटा बैंग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लिटिल बैंग। न्यूयॉर्क के ब्रुक हेवन नेशनल लैब में वो लोग लगभग 2.5 मील लंबी सुरंगों में सोने के एटम्स को उल्टी दिशाओं में भेजकर टकरा रहे हैं। जब ये एटम रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंच जाते हैं तो उनकी जोरदार टक्कर कराई जाती है। इससे एक आग का गोला बनता है जिसका तापमान 2 खरब डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो जाता है। जहां तक हम जानते हैं, हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज इतनी गर्म आखिरी बार तब हुई थी जब उसके बनने के सिर्फ 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से जितना वक्त गुजरा था। वैज्ञानिकों की दिलचस्पी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इस बिखराव में है। यह क्वार्क्स और ग्लूऑन्स का एक सुपर हॉट सूप है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसी से वो मैटर बना जिसे आज हम जानते हैं। शुरुआती टेस्ट में इस क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा में एक खास बात दिखी। इसकी विस्कोसिटी यानी बहने की रुकावट बहुत कम थी। वैज्ञानिक इसे एक परफेक्ट लिक्विड कहते हैं। इसकी अहमियत समझने के लिए हमें उन शुरुआती एनर्जी फील्ड्स पर वापस जाना होगा जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बिग बैंग को जन्म दिया। माना जाता है कि उन फील्ड्स में छोटे छोटे उतार चढ़ाव थे जो इन्फ्लेशन के दौरान बहुत बड़े हो गए। क्वार्क ग्लूऑन के इस बेहद घने मिक्सचर में इन उतार चढ़ावों ने दबाव की लहरें या तरंगें पैदा की।
जैसे जैसे यूनिवर्स बना, इन तरंगों ने मैटर के घनत्व में उतार चढ़ाव पैदा किए। हैरानी की बात यह है कि उन शुरुआती तरंगों की छाप आज भी मौजूद है, एक हल्के सिग्नल के रूप में, जिसे 1960 के दशक में गलती से खोजा गया था। बेल टेलीफोन कंपनी के लिए काम करते हुए फिजिसिस्ट आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन ने एक बड़ा हॉर्न जैसा एंटीना बनाया था। वो इसे कहीं भी घुमाते, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव हिस्से में बहुत ज्यादा नॉइस पकड़ रहा था। बाद में पता चला कि ये नॉइज सालों पहले की गई एक भविष्यवाणी से मेल खाती थी कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स बेहद गर्म गैस के एक बादल से भरा हुआ था, जिसने सारी रोशनी को बिखेर दिया था। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा हुआ, ये बादल छंट गया और तब रोशनी चमकने लगी। समय के साथ जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता और ठंडा होता गया, इस रोशनी का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बदल गया और वैसा हो गया जैसा पेंजियस और विल्सन ने पकड़ा था। उन्होंने जो सुना था वो बिग बैंग की गूंज थी। ये इमेज बेल टीम द्वारा रिकॉर्ड की गई रोशनी की एक जैसी रूपरेखा दिखाती है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन की छाप खोजने के लिए वैज्ञानिकों को और करीब से देखना पड़ा। चौबीस अप्रैल 1990 को स्पेस शटल डिस्कवरी ने हबल स्पेस टेलीस्कोप को ऑर्बिट में पहुंचाया, जो हमारे समय के सबसे जरूरी साइंटिफिक मीलों के पत्थर में से एक है। एक और लॉन्च, जो शायद उतना ही जरूरी था, 5 महीने पहले हुआ था। कॉस्मिक ऑब्जर्वेशन बैकग्राउंड एक्सप्लोरर यानी COBE को पेंजियस और विल्सन द्वारा खोजे गए माइक्रोवेव रेडिएशन पर करीब से नजर डालने के लिए भेजा गया था। नतीजे 2.5 साल बाद आए। शुरुआती यूनिवर्स की रोशनी में गर्म और ठंडे धब्बों का एक पैटर्न था। इस इमेज में वो सब कुछ था जिससे आज हमारे चारों ओर की चीजें बनी हैं। बड़े पैमाने पर एक जैसा, लेकिन जरूरी झुंडों के साथ, जिनसे ग्रेविटी ने गैस के बादल, फिर तारे और फिर गैलेक्सी बनाए। इस कॉस्मिक ब्लूप्रिंट के हाथ लगने के बाद वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुट गए कि समय के साथ यूनिवर्स का ये ताना बाना कैसे बना और फैला। कंप्यूटर कंट्रोल्ड टेलीस्कोप और ऑटोमेटेड ऑब्जर्विंग के इस युग में वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स के एक बड़े हिस्से के 3 डायमेंशनल मैप बनाने के लक्ष्य के साथ बड़े इंटरनेशनल कोलैबोरेशन शुरू किए। न्यू मैक्सिको में अपाचे पॉइंट पर स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे ने बड़े पैमाने पर एस्ट्रोनॉमी का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। यहां स्टील की प्लेट्स में छेद किए जाते हैं, जो रात के आसमान में गैलेक्सी की लोकेशन से बिल्कुल मेल खाते हैं। छेदों में फाइबर ऑप्टिक सेंसर लगाने के बाद प्लेट्स हर रात सैकड़ों गैलेक्सी की रोशनी कैप्चर करती है। उस रोशनी से वैज्ञानिक पृथ्वी से उनकी दूरी का पता लगाते हैं। एक और सर्वे का नाम 2 माइक्रोन ऑल स्काई सर्वे या 2 मास है। यह नाम उस इंफ्रारेड लाइट की फ्रीक्वेंसी पर रखा गया है जिसे पकड़ने के लिए इसके डिटेक्टरों को ट्यून किया गया है। इस इमेज में 2 मास का डेटा 60 मिलियन लाइट ईयर्स के एरिया को कवर करता है। गैलेक्सी का लोकल ग्रुप, जिसमें मिल्की वे भी शामिल है, सेंटर में है। यह हमारा इंटर गैलेक्टिक पड़ोस है। अब लगभग 200 मिलियन लाइट ईयर्स के एरिया पर जाएं।
हमारी लोकेशन घनी आबादी वाले वर्गो सुपर क्लस्टर से जुड़ी है, जो सबसे करीबी इंटरगैलेक्टिक शहर है। और अगर आप 320 मिलियन लाइट ईयर्स से ज्यादा के एरिया पर बाहर निकलें, तो आप हमारे यूनिवर्स के लोकल एरिया की पूरी चौड़ाई देख सकते हैं। गैलेक्सी दीवारों और आर्क्स में लाइन में लगी हैं। उनके पार खाली जगहें हैं, यूनिवर्स के ग्रामीण इलाके। डेटा के साथ और बाहर जाने पर यह एरिया 650 मिलियन लाइट ईयर्स से ज्यादा का है। फिर लगभग 2 बिलियन, 3.2 बिलियन और आखिर में 6.5 बिलियन लाइट ईयर्स के एरिया तक एक कॉस्मिक महाद्वीप। इस सब के बीच हमारी गैलेक्सी, जो हमारे धरती के नजरिए से बहुत बड़ी है, एक धब्बे से भी कम है। 2 मास स्टडी, स्लोअन डिजिटल स्काई सर्वे और ऑस्ट्रेलिया में 2 डिग्री फील्ड ने मिलकर यूनिवर्स का एक शानदार रोड मैप तैयार किया है, जो हमें यूनिवर्स की शुरुआत के 1/4 रास्ते तक ले जाता है। COBE के बाद विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब या WMAP को इस कॉस्मिक एटलस के बारीक मूल को खोजने के लिए शुरुआती यूनिवर्स को स्कैन करने के लिए लॉन्च किया गया था। WMAP पृथ्वी से किसी भी दखल से दूर एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पृथ्वी और सूरज की खींचतान बराबर थी। वहां 2 साल तक इसके डिटेक्टरों ने गहरे स्पेस की साफ रोशनी को कैप्चर किया। WMAP ने जो देखा वो ये था। ये छोटी संरचनाएं जिनमें विस्तार से कॉस्मोस का जन्म हुआ। एक ऐसा पैटर्न जो यूनिवर्स में दूर दूर तक फैले फिलामेंट्स और खाली जगहों के जाल से हूबहू मिलता था। साइंटिस्ट्स यूनिवर्स के सही डायमेंशन के सुराग के लिए WMAP के डेटा का अध्ययन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक ग्रुप ने ऐसे दोहराए जाने वाले पैटर्न की तलाश की जो शुरुआती समय की गर्म गैस से टकराने वाली दबाव तरंगों का सबूत हो सकते हैं। उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन के दौरान यूनिवर्स इतना बड़ा हो गया था कि ऐसी लहरें उसे पार नहीं कर सकती थीं। फिर उन्होंने हिसाब लगाया और बताया कि पूरे यूनिवर्स का न्यूनतम व्यास 78 बिलियन लाइट ईयर्स होना चाहिए। तो इसका अधिकतम आकार क्या है और उसके आगे क्या है? हम कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे कि हमारी देखने की सीमा से परे क्या है, लेकिन वैज्ञानिकों को उस यूनिवर्स में कुछ आश्चर्यजनक संकेत मिल रहे हैं जिसे वे देख सकते हैं। पुराने समय के लोगों के लिए यूनिवर्स 5 क्लासिकल एलिमेंट्स से बना था। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और 5वां क्विंटेसेंस या स्पेस। एरिस्टोटल का मानना था कि तारे जो कभी नहीं बदलते और खराब नहीं होते, इसी 5वें एलिमेंट से बने थे। आज हम पा रहे हैं कि असल में स्पेस का अपना एक कैरेक्टर है। वैज्ञानिकों ने तारों को एक गैलेक्सी के चारों ओर या गैलेक्सी को एक क्लस्टर के चारों ओर ऑर्बिट में बांधे रखने के लिए जरूरी ग्रेविटेशनल खिंचाव का हिसाब लगाया है। उन्होंने पाया है कि इन ढांचों को एक साथ रखने के लिए वहां दिखने वाला मैटर कहीं से भी काफी नहीं है। इस गायब चीज को, जो अब भी एक पहेली है,
वे कहते हैं डार्क मैटर। कॉस्मिक विकास के सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन में डार्क मैटर को उस ग्रेविटेशनल खिंचाव को पूरा करने के लिए जोड़ा जाता है जो फिलामेंट्स और दीवारों, खाली जगहों और घने क्लस्टर्स का वेब पैटर्न बनाने के लिए जरूरी है, जिसे हम यूनिवर्स में बड़े पैमाने पर देखते हैं। लेकिन इन बड़े पैमानों पर कुछ और भी होता दिख रहा है। वैज्ञानिक एक नए तरह के डिस्टेंस मार्कर के साथ कॉस्मिक विस्तार की दर का सटीक माप कर रहे हैं। वे जानना चाहते थे कि क्या ग्रेविटी यूनिवर्स के बढ़ने की गति को धीमा कर रही है। उन्होंने जिन मार्कर्स का इस्तेमाल किया, टाइप 1a सुपरनोवा, माना जाता है कि वे पूरे यूनिवर्स में एक जैसी तीव्रता से जलते हैं। अलग अलग दूरियों पर इन तथाकथित स्टैंडर्ड कैंडल्स की चमक में बदलावों को मापकर रिसर्चर्स पता लगा सकते हैं कि यूनिवर्स के फैलने की रफ्तार में क्या बदलाव आ रहा है। उन्हें हैरानी हुई जब डेटा से पता चला कि पूरा यूनिवर्स न केवल फैल रहा है बल्कि असल में तेजी से बाहर की ओर बढ़ रहा है। इसका कारण स्पेस के वैक्यूम से निकलने वाली एनर्जी को माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बिग बैंग के शुरुआती पलों में कॉस्मिक इन्फ्लेशन के दौरान हुआ था। हर जगह थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकलकर ये पूरे यूनिवर्स में स्पेस को बाहर की ओर धकेल रही है। समय के साथ इस रहस्यमयी डार्क एनर्जी ने यूनिवर्स में मौजूद सभी मैटर और एनर्जी का आश्चर्यजनक रूप से 3/4 हिस्सा अपने नाम कर लिया है। इस तरह के डेटा हमारे यूनिवर्स के अंदर एक छिपी हुई शक्ति की ओर इशारा करते हैं, जिससे कुछ वैज्ञानिक अब यूनिवर्स के बारे में पहले से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर सोच रहे हैं। उदाहरण के लिए, इन्फ्लेशनरी थियरी का एक वर्जन है जो बताता है कि हम कई यूनिवर्स में से एक में रहते हैं जो एक दूसरे के साथ मौजूद हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे को छूते नहीं हैं। बुलबुलों की तरह वे लगातार अनंत महासागरों में ऊपर उठ रहे हैं और फैल रहे हैं। सिर्फ 5000 साल पहले गैलीलियो के समय में कई लोग अंतरिक्ष में देखते थे और उन्हें पृथ्वी पर केंद्रित रोशनी का एक यूनिवर्स दिखाई देता था। टेलीस्कोप के आविष्कार ने हमारे ग्रह से दूर तारे, फिर गैलेक्सी, गैलेक्सी के क्लस्टर्स और उनके पार मैटर की विशाल दीवारों और फिलामेंट्स को दिखाया। यूनिवर्स के आकार के बारे में ये नए आइडियाज हमारी सोच के दायरे को कई गुना बढ़ा देते हैं, जो इन संरचनाओं को हमारी देखने की सीमा से बहुत बहुत दूर तक फैलाते हैं। क्या ये खोजें हमारे छोटे दूर दराज के ग्रह पर सृष्टि के एक और भी छोटे कोने में धकेलती हैं? या फिर समय और स्पेस की हदों को समझने और सोच पाने की हमारी ये काबिलियत ही इस महान रचना में हमें एक खास जगह दिलाती है? सोचने लायक बात है।